हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोगों की जो पिछली क्लास हुई थी, हम लोगों ने लिखित सामग्री के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने लिम्फलेट, पैम्पलेट और क्या है बुलेटिन कार्ड वगैरह के बारे में समझा था। और ये क्या होते हैं और क्या न्यूज़पेपर के बारे में हम लोगों ने जाना था, जो कि लिखित सामग्री थी। उसके बाद हम लोगों ने श्रव्य सामग्री के बारे में जाना। वो क्या होती है, जिससे क्या कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। और रेडियो के पूरा इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने समझा था, जो कि मेन था ना। अब आज हम लोग को क्या पढ़ना है, ऑडियो विजुअल। अभी हमने लिखने वाले का पढ़ा, फिर हमने सुनने वाले की सामग्री जो भी है उनको पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब नॉन प्रोजेक्टेड के अंतर्गत आते हैं ना। उसके बाद क्या है, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, टेलीविजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, टेलीविजन यानी क्या है कि ऑडियो विजुअल टेलीविजन, इसको देखेंगे आज, टेलीविजन। और इसमें भी क्या है, सिर्फ आपको रटना ही है। आप कह सकते हैं, समझने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है वही वही क्या है, आप लोग बस रट लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि टेलीविजन जो है ये प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। कैसी है कि प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। टेलीविजन कैसी सामग्री है, तो ये प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है ना। इसका प्रभाव जो होता है वो अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते भी हैं और क्या है, सुनते भी हैं। तो इसका प्रभाव जो होता है वो बेस्ट होता है। और ये क्या होता है, ये आप कह सकते हैं, तो ये विराट जन समूह के संपर्क, मतलब क्या हो सकते हैं कि विराट जन समूह को, मतलब क्या है, कोई अगर कोई जानकारी देनी है तो उसके लिए ही यूज किया जाता है। किसके लिए, जन समूह विराट जन समूह को शिक्षित करने के लिए यूज किया जाता है। चाहे ये कहिए कि ये विराट जनसमूह को शिक्षित करने के लिए यूज किया जाता है, या आप कहिए कि इसमें आपको टेलीविजन से आपको बहुत सारी जानकारी आपको दी जाती है। ये टेलीविजन हो गया। अब आगे देखते हैं कि ये क्या है, ये जनसंचार माध्यमों में, ये जनसंचार माध्यमों में टेलीविजन का अहम स्थान है। इसका टेलीविजन का अहम स्थान है। हमने क्या समझा कि जो ये टेलीविजन है, इसका जनसंचार मतलब यानी आप कह सकते हैं कि एक जन समूह जो है, मतलब माध्यमों में टेलीविजन का जो एक अहम स्थान है। इसके द्वारा क्या है कि बहुत बड़ी जनसंख्या को क्या किया जा सकता है कि शिक्षित, या आप कह सकते हैं कोई जानकारी देना हो, शिक्षित करना हो, कोई मतलब आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए हमने इतना समझा। अब हम लोग क्या समझते हैं कि उसके बाद नेक्स्ट है कि टेलीविजन का प्रसारण सबसे पहले कहां पर हुआ था। तो टेलीविजन का प्रसारण सबसे पहले, टेलीविजन का प्रसारण सबसे पहले कहां पर हुआ था, तो ब्रिटेन में। कब? तो ब्रिटेन में सन 1936 में हुआ। हमने क्या समझा, टेलीविजन का प्रसारण सबसे पहले ब्रिटेन में कब हुआ, 1936 में हुआ। ठीक, हमने क्या समझा कि टेलीविजन जो कैसा है, ये ऑडियो विजुअल है ना। ये प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, विराट जनसमूह को शिक्षित करने के लिए यूज किया जाता है। ये जनसंचार माध्यमों में टेलीविजन का अहम स्थान है। टेलीविजन का प्रसारण सबसे पहले ब्रिटेन में, कहां पर, ब्रिटेन में सन 1936 में हुआ। ठीक, इतना आप लोगों ने समझा। अब ये कब यहाँ पर हुआ, ब्रिटेन में ही। किसने? तो ब्रिटेन ने ही ना 1900 कितना, ब्रिटेन ने ही सर्वप्रथम BBC, क्या, सर्वप्रथम BBC यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ना, और क्या, कारपोरेशन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन।
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन द्वारा टेलीविजन कार्यक्रमों का नियमित प्रसारण किया। क्या किया कि कार्यक्रमों का नियमित प्रसारण किया। तो हमने क्या समझा कि चलिए एक बार इसको समझते हैं कि टेलीविजन का प्रसारण सर्वप्रथम सबसे पहले कहां पर, ब्रिटेन में हुआ था। कहां पर हुआ था टेलीविजन का प्रसारण? सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ब्रिटेन ने ही सर्वप्रथम क्या किया कि ब्रिटेन ने ही सर्वप्रथम BBC यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन द्वारा टेलीविजन कार्यक्रमों का नियमित प्रसारण किया था। तो ब्रिटेन को याद करिए। और सर्वप्रथम किसने प्रसारण किया था? कब किया था? ब्रिटेन ने किया था 1936 में ना। ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद क्या, ये तो इतना ये पूछेगा नहीं। उसके बाद देखते हैं कि क्या कि भारत में सबसे पहले यूनेस्को की सहायता से दिल्ली, मतलब क्या है कि भारत में सबसे पहले यूनेस्को की सहायता से दिल्ली, भारत में सबसे पहले यूनेस्को की सहायता से क्या है कि सहायता से दिल्ली में सन कब? दिल्ली में सन 1939 ये 39 नहीं है, 1959 में। कब? 1959 को टेलीविजन से हुआ। हमने क्या समझा कि भारत में सबसे पहले यूनेस्को की सहायता से दिल्ली में सन 1959 को टेलीविजन से हुआ था। उसके बाद क्या है, अमेरिका ने, कब? अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने सबसे पहले सन 1953, कब? सन 1953 में कौन सी टीवी? तो रंगीन टीवी, जो कि अब होने लगी है। पहले क्या थी? पहले ब्लैक एंड व्हाइट थी। तो कब रंगीन टीवी आई? किसने? तो अगर मतलब ब्लैक एंड व्हाइट की बात करें तो ब्रिटेन ने किया था ना। और अगर बात की जाए किसने, तो अगर मतलब ब्रिटेन ने किसके? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की ना। ब्रिटेन ने कब? तो ब्रिटेन ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की कब किया था? तो 1936 में। लेकिन अमेरिका ने सबसे पहले सन 1953 में रंगीन टीवी का क्या किया कि रंगीन टीवी कार्यक्रम प्रसारित किया। उसके बाद देखते हैं कि भारत में टीवी प्रसार का दूसरा केंद्र बना ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि भारत में जो टीवी प्रसार का है ये दूसरा केंद्र बना। उसके बाद क्या है, कब बना? बंबई में कब? 2 अक्टूबर 1972 को टीवी प्रसारण कार्य प्रारंभ हुआ। टीवी प्रसारण कार्य प्रारंभ हुआ। आप समझ सकते हैं कि पहले कहां पर हुआ था? अमेरिका में, अगर रंगीन टीवी की बात हो रही है। तो 1953 में रंगीन टीवी का कार्यक्रम प्रसारित किया गया पहली बार। लेकिन दूसरी बार कहां पर हुआ था? पहली बार तो अमेरिका में किया गया था 1953 में। फिर उसके बाद दूसरी बार भारत में ये टीवी का जो है मतलब प्रसार कार्यक्रम हुआ। कहां पर? बंबई में। कब? 1972 में। तो एक इसको याद कर लीजिए कि भारत में ये दूसरी बार हुआ था। रंगीन टीवी की बात की जाए तो सन 1953 में। कहां पर? अमेरिका में ना।
फिर बात की जाए कि सबसे पहले टीवी का प्रसारण कहाँ पर ये हुआ था, तो ये ब्रिटेन में 1936 में ना, क्या है, टेलीविजन का प्रसारण सबसे पहले ब्रिटेन ने सन 1936 में किया। और ब्रिटेन ने किसकी सहायता से, तो बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन द्वारा टेलीविजन कार्यक्रमों को नियमित किया था। जो भी उससे कार्यक्रम आते थे उसको क्या कर दिया था कि नियमित किया था, किसके किसके मदद से, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन। चलिए इतना हुआ। अब आगे देखते हैं। तो ये 1972 में टीवी प्रसारण कार्य प्रारंभ हुआ। अब आगे देखते हैं इसमें। और देखिए इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है, सिर्फ आप क्या कर सकते हैं कि इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि भारत में सबसे पहले कब भारत में सबसे पहले सन 1982 में टीवी से रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखते हैं कि पहले टीवी ऑल इंडिया रेडियो पहले टीवी ऑल इंडिया रेडियो के निदेशालय के अंतर्गत ही काम करता था। तो पहले टीवी ऑल इंडिया रेडियो के निदेशालय के अंतर्गत ही क्या करता था कि काम करता था। और कब, अप्रैल 1976 को इसे आकाशवाणी से अलग कर दिया गया। तो कब, अप्रैल 1976 को इसे आकाशवाणी से अलग कर दिया गया ना। और तथा दूरदर्शन नाम दिया गया। तो दूरदर्शन नाम कब दिया गया था, 1976 में से इसे अलग कर दिया गया था और दूरदर्शन नाम दिया गया था। एक बार देखिए, भारत में सबसे पहले सन 1982 में क्या है, टीवी के रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ था। कब, 1982 में। पहले टीवी जो है ऑल इंडिया रेडियो के निदेशालय के अंतर्गत क्या करता था, काम करता था। फिर कब, 1976 में, अप्रैल 1976 में इसे आकाशवाणी से अलग कर दिया गया और तथा दूरदर्शन का नाम दिया गया। तो इतना प्रवण समझा। अच्छा, यहीं पर हम लिखते हैं कि दूरदर्शन का, तब अगर ये बात आती है तो जो कि इंपॉर्टेंट है, दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब हुआ था, तो 15 सितंबर 1959 में हुआ। दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब हुआ था, 1959 में दूरदर्शन का पहला प्रसारण हुआ था। अब आगे देखते हैं इसमें। ये तो इतनी सारी बातें हो गई। अब क्या है, फिल्म की बातें होंगी ना। ये तो टीवी की बातें थी, यानी टेलीविजन। अब फिल्म की बातें होंगी कि कब जो है कि बोलती हुई फिल्म बनी और कब जो पहले क्या थी, मूक फिल्म बनती थी, यानी आप कह सकते हैं कि उसमें आवाज नहीं होती थी। और किसने किया था, कब, उसके बाद जो है कौन सी पहली फिल्म बनी थी जिसमें क्या है, बोल आवाज थी, कौन सी ऐसी पहली फिल्म बनी थी जो कि मूक थी, किसने बनाया था, यही सब इसमें पढ़ेंगे, यानी फिल्म्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जन संचार का एक अत्यंत प्रभावशाली सशक्त माध्यम है। ये क्या है, सशक्त माध्यम है। तो जनसंचार का एक अत्यंत प्रभावशाली सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से समाज में व्याप्त
कुरीतियों, जिसके माध्यम समाज में व्याप्त कुछ कुरीतियों पर कुठाराघात किया जाता है, कुठाराघात किया जाता है। इसके माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों पर कुठाराघात किया जाता है और तथा सामाजिक बुराइयों को जनता के समक्ष सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या किया जाता है कि जनता के समक्ष सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। हमने क्या समझा कि जनसंचार क्या है का एक अत्यंत प्रभावशाली सशक्त माध्यम है कौन? फिल्म। जो समाज में व्याप्त बुराइयां होती हैं वही जनता मतलब उस पे जो भी कुरीतियां हैं, जो भी मतलब आप कह सकते हैं बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं, तो सबके क्या है, सब कुछ जो भी आप देख रहे हैं कि एक मूवी बनी थी कौन सी, ये बागवान ना। तो आजकल पेरेंट्स क्या है कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि अगर बच्चों को देखा जाए तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि मतलब अपने पेरेंट्स को वो क्या करते हैं कि उनकी सेवा जो है बुढ़ापे में नहीं कर सकते ना। यही तो हो रहा है कि आप बहुत से हर घर में आप देखेंगे कि जब जो है पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो वही जो जिन्होंने आज क्या किया कि इतना बड़ा किया ना, पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, और फिर एक समय क्या आता है कि एक समय जब उनको सेवा की जरूरत होती है तो क्या करते हैं कि बच्चे मुंह फेर लेते हैं। वही सब चीजों को क्या है कि बागवान मूवी में देखिए दिखाया गया है ना। तो ये जो क्या है, ये फिल्म है कि जनसंचार का एक अत्यंत जो भी कुरीतियां हैं, जो भी बातें हैं, वो क्या है जनता के समक्ष उसको दिखाया जाता है तथा सामाजिक बुराइयों को जनता के समक्ष सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। अब आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन करना भी, क्योंकि ऐसा ही नहीं है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि मनोरंजन करना भी होता है, सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम फिल्म का प्रदर्शन अमेरिका में कब 19वीं शताब्दी के अंत तक किया। और भारत में सबसे पहले फिल्म का प्रदर्शन किसने किया था, तो लूमियर बंधुओं द्वारा की गई थी। ये जो सर्वप्रथम फिल्म का प्रदर्शन अमेरिका ने किया था ना, कब? 19वीं शताब्दी। इसने ही क्या किया था, रंगीन टीवी का आविष्कार किया था। तो सर्वप्रथम फिल्म का प्रदर्शन अमेरिका ने 19वीं शताब्दी के अंत तक किया था। और भारत में क्या कि भारत में सबसे पहले फिल्म का भारत में सबसे पहले फिल्म का प्रदर्शन भारत में सबसे पहले फिल्म का प्रदर्शन लूमियर बंधुओं क्या है कि फिल्म का प्रदर्शन सबसे पहले लूमियर बंधुओं द्वारा कब, तो 7 जुलाई लूमियर बंधुओं द्वारा 7 जुलाई 1896 को हुआ। ठीक है, तो ये हमने क्या समझा कि भारत में सबसे पहले फिल्म का प्रदर्शन लूमियर बंधुओं द्वारा 7 जुलाई 1896 को हुआ। अब आगे देखते हैं कि ये हमने इतना देखा, ये भारत में था। अब पहले कहाँ था, अमेरिका में। उसके बाद यहाँ पर क्या देखते हैं कि परंतु उस समय जो भी फिल्में थी वो क्या थी, मूक थी, यानी क्या है उसमें आवाज नहीं थी। परंतु उस समय जो भी फिल्में थी वो क्या थी,
मूक थी ना, जो भी फिल्में थी, परंतु उस समय जो भी फिल्में थी वो मूक थी। क्या है, अमेरिका में ही सबसे क्या है, यहाँ पर मूक मतलब होता है कि उसमें आवाज नहीं थी, मूक थी। फिर अमेरिका में ही सबसे लंबी फिल्म कब, 1903 में, क्या नाम था उसका, मूवी का, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी का हुआ। तो अमेरिका में ही सबसे पहले कौन सी फिल्म, 1903 में ही कौन सी फिल्म थी कि द ग्रेट ट्रेन रॉबरी का हुआ। हमने क्या समझा कि भारत में फिल्म का प्रदर्शन लूमियर बंधुओं द्वारा किया गया ना, भारत में फिल्म का प्रदर्शन कब किसके द्वारा किया गया, लूमियर बंधुओं द्वारा, और अमेरिका में जो है सर्वप्रथम किया गया था ना। तो भारत में सबसे पहले फिल्म का प्रदर्शन लूमियर बंधुओं द्वारा कब किया गया, 7 जुलाई 1896 को हुआ। परंतु उस समय जो भी फिल्में थी वो क्या थी, मूक थी। अमेरिका में ही सबसे लंबी फिल्म 1903 में द ग्रेट ट्रेन रॉबरी का हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा कि ये तो था। फिर भारत का पहला सिनेमाघर, भारत का पहला सिनेमाघर 1910 में, भारत का पहला सिनेमाघर कब, 1910 में। भारत का पहला सिनेमाघर 1910 में फिल्मों के निर्माण, भारत का पहला सिनेमाघर 1910 में फिल्मों के निर्माण का श्रेय किसे जाता है, तो दादा साहेब फाल्के को जाता है। किसको, दादा साहेब फाल्के को जाता है। इन्हें फिल्म निर्माण का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें फिल्म निर्माण का जन्मदाता, इन्हें फिल्म निर्माण का क्या कहते हैं कि जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्हें फिल्म निर्माण का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसलिए हमने इतना देखा, इन्हें क्या कहा जा रहा है, तो फिल्म निर्माण का जन्मदाता। तो भारत का पहला सिनेमाघर 1910 में फिल्मों के निर्माण का श्रेय किसको, 1910 में हुआ था, और फिल्मों के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, दादा साहब फाल्के को। और ये क्या है, फिल्म निर्माण के जन्मदाता इन्हें बोला जाता है। तो ये हम लोगों ने इतना समझा। उसके बाद क्या है कि इन्होंने ही कब, 1913 में हरिश्चंद्र फिल्म बनाई। और 1917 में, कब, 1917 में मदोन ने कलकत्ता में क्या कि नल दमयंती फिल्म का निर्माण किया। तो इस समय जो फिल्में बन रही थी वो क्या थी, इस समय की फिल्में क्या थी, मूक थी। इस समय की फिल्में मूक थी ना। देखिए ये सब क्या है, सिर्फ समझने, मतलब आप कह सकते हैं रटने वाली चीज है कि इन्होंने ही 1913 में किसने, दादा साहब फाल्के ने हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी। वो भी क्या है, अगर पूछा जाए कि सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, तो हरिश्चंद्र थी। और वो क्या है, कब, 1913 में बनाई गई। किसने बनाई, दादा साहब फाल्के ने। और कौन थे ये क्या है, फिल्म निर्माण के जन्मदाता थे। उसके बाद क्या है, 1917 में मदोन ने कलकत्ता में नल दमयंती फिल्म का निर्माण किया। इस समय क्या है, जो भी फिल्में थी वो क्या थी, मूक थी। अब आगे देखते हैं कि अर्देशीर कौन, अर्देशीर ईरानी। आगे देखते हैं कि अर्देशीर ईरानी ना ने
आरा, अर्देशीर ईरानी ने आलम आरा नामक फिल्म का निर्माण किया, नामक फिल्म का निर्माण किया। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले जो मुख्य फिल्म या सबसे पहले जो फिल्म बनी थी उसका नाम क्या था, हरिश्चंद्र, लेकिन सबसे पहले बोलती फिल्म पूछी जाए तो वो क्या थी, आलम आरा। किसने बनाई थी, तो अर्देशीर ईरानी ने बनाई थी। ये क्या थी, ये बोलती फिल्म थी, बोलती फिल्म। मतलब इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें आवाज थी ना, बोलती हुई फिल्म, यानी आलम आरा में क्या है कि आवाज थी। तो चलिए तब तक देखते हैं कि भारत में फिल्मों को जनता के समक्ष सिनेमा घरों में दिखाया जाने से, जनता के समक्ष सिनेमाघरों में दिखाए जाने से पहले इसे सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, करना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जो फिल्में केवल वयस्कों को देखने योग्य होती हैं, उन्हें ए अर्थात एडल्ट सर्टिफिकेट, अर्थात कौन सर्टिफिकेट, एडल्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है। और जो फिल्म सभी के देखने योग्य होती हैं, सभी को देखने योग्य होती हैं, उन्हें कौन सी होती हैं, उन्हें यू का अर्थ होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं, अर्देशीर ईरानी ने सबसे पहले बोलती हुई फिल्म आलम आरा का आलम आरा बनाया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इतनी देखी। फिर बात करेंगे कि भारत में फिल्मों को जनता के समक्ष जब भी आप सिनेमा घरों में आप प्रस्तुत करते हैं, उसके पहले क्या किया जाता है कि सेंसर बोर्ड से क्या करना पड़ता है कि सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कि उनको दिखाया जाता है कि ये फिल्म जो है कैसी है और इसको हम मतलब कैसा बनाए हैं, कौन इसको देख सकता है। तो अगर वो जो फिल्में केवल वयस्कों के देखने के लिए होती हैं तो उन्हें ए सर्टिफिकेट मिलता है, यानी एडल्ट मतलब और कोई नहीं देख सकता, बच्चों के साथ बैठ कर नहीं दिखाया सकता है, तो उन्हें एडल्ट मतलब ए सर्टिफिकेट मिलता है। और अगर जो फिल्म जो सभी के देखने योग्य होती है, यानी बड़े बूढ़े बच्चों के साथ फैमिली के साथ मिलकर आप देख सकते हैं, तो उन्हें कौन सर्टिफिकेट मिलता है, यू सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी यूनिवर्सल सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, ये तो आप लोगों ने टेलीविजन के बारे में देखा ना, टेलीविजन के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर हमने क्या समझा फिल्म के बारे में, कौन सी पहली फिल्म थी बोलती हुई, कौन सी थी मूक फिल्म, यानी कौन सी फिल्म बनी, और या आप कह सकते हैं कि फिल्म जगत में उनका पिता किसे कहा जाता है, ये सब चीजें आप इसमें देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि संचार माध्यम, अब क्या पढ़ना है, संचार माध्यम। तो संचार माध्यम क्या होता है कि संचार माध्यम के द्वारा हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाते हैं। अगर हमारे पास कोई संचार माध्यम नहीं होगा तो हम कैसे आप तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। तो संचार माध्यम का मतलब क्या होता है कि के द्वारा बातों को दूसरे तक पहुंचाया जाता है। संचार का माध्यम का मतलब होता है कि ये माध्यम का काम करता है, कि आप कह सकते हैं मीडियम का काम करता है, ये बातों को क्या करता है, दूसरों तक पहुंचाता है। यही क्या है, संचार माध्यम है। अच्छा, ये कितने होते हैं, तो ये जो होते हैं ये 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। एक होता है कैसा कि पारंपरिक,
पारंपरिक यानी कह सकते हैं ट्रेडिशनल ना। तो एक पारंपरिक होता है, दूसरा क्या होता है आधुनिक। आधुनिक को क्या बोलते हैं मॉडर्न। तो हमने क्या समझा कि अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, जो जिस माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं वो संचार माध्यम है, वो माध्यम है ना। उसके बाद ये दो होते हैं, एक पारंपरिक होता है, दूसरा आधुनिक। अब जो आधुनिक माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन वगैरह हो गया, जीमेल हो गया, ईमेल हो गया, ये सब क्या है, ये सब आधुनिक है ना। अगर बात की जाए पारंपरिक में, तो पारंपरिक में क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्या है मेला है। क्या हो सकता है मेला, रेडियो, जो क्या है जो पहले से चला आ रहा है, जो बहुत ही पुरानी परंपरा में था कि अपनी बातों को मतलब क्या है वो दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम था। तो ये क्या है, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं मेला है, रेडियो था ना। उसके बाद क्या है कठपुतली, कठपुतली, लोक नृत्य, लोक नृत्य ना, कठपुतली, लोक नृत्य, लोक रंगमंच, लोक रंगमंच। अभी हम लोग लोक रंगमंच को डिटेल में पढ़ेंगे ना। पहले इसको देख लेते हैं कि हमने क्या समझा कि संचार माध्यम क्या होता है। ये हमने समझा कि जिसके द्वारा हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाते हैं वो संचार माध्यम है ना, जिसके द्वारा। उसके बाद ये कितने होते हैं, ये दो होते हैं। एक हो गया पारंपरिक जो पहले से चली आ रही है, दूसरी क्या होती है आधुनिक। अब पारंपरिक में हमने क्या समझा कि मेला है, रेडियो है, कठपुतली है, लोक नृत्य है और क्या लोक रंगमंच है। और क्या इसमें लिख सकते हैं कि मौखिक साहित्य, मौखिक साहित्य और क्या अनुष्ठान वगैरह हो गया ना, अनुष्ठान और प्रतीक और क्या कि पत्र पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं ना। पत्र पत्रिकाएं पहले क्या है लेटर दिए जाते थे ना, लेटर भेजे जाते थे। तो ये सब क्या है, ये सब पारंपरिक है। चलिए हमने इतना समझा, और भी इसके अंतर्गत बहुत से आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये इसी में कि ये लोक रंगमंच क्या है। क्या बोल सकते हैं कि पारंपरिक, यहाँ पर इसी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कि ये जो पारंपरिक है, इसमें पारंपरिक लोक रंगमंच, ये क्या है लोक रंगमंच, ये क्या होता है। तो ये अगर इसमें बात करें तो जावा, जावा जो कि क्या पश्चिम बंगाल, जावा पश्चिम बंगाल, बंगाल का है, जावा पश्चिम बंगाल का है। और रामलीला नौटंकी ये कहाँ की है, रामलीला नौटंकी, नौटंकी ये कहाँ की है, ये उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। बात करेंगे विदेशिया की, तो विदेशिया कहाँ की है, बिहार की। बात करेंगे तमाशा, तमाशा कहाँ की है, तो तमाशा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की है। उसके बाद क्या है यक्षगान तथा दशावतार, यक्षगान तथा दशावतार ये कहाँ की है, तो ये कर्नाटक की है। कहाँ की, तो ये किस कहाँ की है, कर्नाटक की है। उसके बाद देखते हैं कि भवाई, भवाई जो है ये गुजरात की प्रमुख है, गुजरात की प्रमुख है। हमने क्या समझा कि संचार माध्यम क्या होता है, ये हमने जाना कि कितने होते हैं, दो। पारंपरिक में हमने बहुत सी चीजें देखी, पारंपरिक ही में ही एक लोक रंगमंच होता है कि कहाँ पर कैसे होता है, कौन सी चीजें फेमस है। तो जावा कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। रामलीला नौटंकी, रामलीला और ये क्या है नौटंकी, ये सब कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की। विदेशिया बिहार की, तमाशा महाराष्ट्र की ना, यक्षगान दशावतार ये कर्नाटक, भवाई जो है ये गुजरात की प्रमुख है। इसी प्रकार के विभिन्न मौखिक साहित्य और संगीत, हम कह सकते हैं विभिन्न मौखिक साहित्य और संगीत के मिश्रित रूपों में मूलतः नृत्य वगैरह भी ये अलग अलग जगह पे होते हैं। चलिए देखते हैं इसी प्रकार के विभिन्न मौखिक साहित्य और संगीत के मिश्रित रूपों में
मूलतः रूपों में मूलतः लोक या जनजातीय गीत लोक या कह सकते हैं कि जनजातीय गीत और नृत्य जैसे क्या है कि बोल और क्या भतियावली, ये कहाँ की है? ये वो क्या है कि ये कहाँ की है? भतियावली ये है बंगाल की। उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद क्या है कि दूसरा दादेरिया ये कहाँ की है? तो एमपी की। फिर दूहा और गब्बा ये कहाँ की है? गुजरात। उसके बाद बात करेंगे चकरी की, तो ये कहाँ की है? कश्मीर। उसके बाद भांगड़ा और गिद्धा, और ये तो आप सब लोग जानते होंगे, ये पंजाब की है। बात करेंगे कजरी की ना, कजरी और चैती, ये कहाँ की है? ये यूपी की है, कजरी और चैती। फिर पौड़ा और लावनी ये कहाँ की है? महाराष्ट्र ना। तो बिहू की बात करेंगे, तो बिहू जो है ये असम की है, और बात करेंगे कि पनिहारी ना, चरड़ो भाटो ये सब क्या है? ये सब राजस्थान। पनिहारी, चरड़ो, भाटो ये सब कहाँ की है? तो राजस्थान की। ये सब राजस्थान द्वारा गाए जाने वाले क्या हैं कि गीत हैं। कौन कौन सी? इसी प्रकार के विभिन्न मौखिक साहित्य और संगीत के मिश्रित रूपों में मूलतः लोक या जनजातीय गीत जो नृत्य जैसे कि भतियावली है बंगाल की, दादेरिया एमपी की, दूध और गब्बा ये गुजरात की, चकरी कश्मीर की, भांगड़ा और गिद्धा ये पंजाब की, कजरी और चैती यूपी की, पौड़ा लावनी ये महाराष्ट्र की, बिहू असम, पनिहारी चरड़ो भातो ये कहाँ की है? तो ये जो है राजस्थान की है। तो ये हम लोगों ने इतना देखा। उसके बाद बात करें यहीं पर, तो क्या कि डोरी से नचाई जाने वाली कठपुतली को सूत्रधारिका कहा जाता है। जो डोरी से कठपुतली नचाते हैं ना, यानी कह सकते हैं कठपुतली को क्या कहते हैं? तो सूत्रधारिका कहते हैं। कठपुतली को सूत्रधारिका कहते हैं। इसका प्रचलन कहाँ पर? तो इसका प्रचलन कठपुतली का कहाँ पर है? तो गुजरात और राजस्थान में है। ठीक, हमने क्या समझा कि कठपुतली को किस नाम से जानते हैं? सूत्रधारिका के नाम से जानते हैं। और इसका प्रचलन कहाँ पर है? तो गुजरात और राजस्थान में इसका प्रचलन है। तो ये तो हो गई पारंपरिक ना। अब बात करेंगे आधुनिक संचार माध्यम। इसके बारे में बात की जाए तो इसमें नई संचार प्रौद्योगिकी जो कि कौन कौन सी है, जैसे इसमें बात करेंगे कौन कौन सी है, तो पहला आप क्या ले लीजिए? पहला आप मोबाइल फोन ही ले लीजिए। फिर क्या है, ये मतलब ऐसी आकर्षक चीजें बहुत सी हैं कि जो बहुत ही इंटरेस्ट इसमें होता है सबको, ये आधुनिक। इसके बाद क्या है, इसी में आप टीवी उपग्रह और क्या कि आप कह सकते हैं कि फाइल प्रदर्शन और क्या कह सकते हैं जीमेल और क्या है जीमेल, ईमेल और क्या है केबल, कैसेट और कॉम्पैक्ट डिस्क तो ये सब क्या है किसके? ये आधुनिक संचार के माध्यम है। फोन, टीवी, उपग्रह, फाइल प्रदर्शन, जीमेल, ईमेल, केबल, कैसेट, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये तो किसके हैं? आधुनिक संचार माध्यम है ना। नई संचार प्रौद्योगिकी में मोबाइल फोन ऐसी, ये सब क्या है
ये सब के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं कि ये सब किसके अंतर्गत है, आधुनिक संचार माध्यम। तो हमने परंपरा क्या हमने देखा, हमने दो चीजें देखी, एक परंपरागत देखा जिसमें मेला, रेडियो, ये सब चीजें थी। उसके बाद क्या है, आधुनिक में ये सब चीजें आती हैं। तो ये क्या था, ये हम लोगों का संचार माध्यम था। पूरा संचार के चरण, संचार के माध्यम कौन कौन से होते हैं, कौन क्या होते हैं कि प्रोजेक्टेड होते हैं, कौन से नॉन प्रोजेक्टेड होते हैं, हम लोगों ने सारी चीजों को क्या है डिटेल में समझा। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं ना। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, प्रौढ़ शिक्षा की। किसकी बात करेंगे, प्रौढ़ शिक्षा यानी एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन जैसे कि आप इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो ये मान के चलिए, ये भी शिक्षा क्या है, ऐसे जैसे प्रसार शिक्षा होती है सेम वैसे ही होती है, लेकिन इसमें एज इसके अंदर क्या है वो निर्धारित है। वो एज क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत अगर एज की बात की जाए तो 15 से 35 जो है इसमें एज जो है वो निर्धारित है, यानी 15 से 35 के लोग को युवाओं को शिक्षा देना क्या कहलाता है, प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत ये आते हैं। अच्छा, प्रौढ़ शिक्षा ये 15 से 25 इसलिए रहता है क्योंकि उस समय जो है वो उम्र क्या होती है, सीखने की उम्र होती है ना, काफी मतलब क्या कह सकते हैं एक उत्तेजित अवस्था है ना, कि उसमें सीखने की चाह और क्या कुछ करने की चाह, सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। इसीलिए प्रौढ़ शिक्षा में ये एज रखा गया, कौन सा, 15 से 35। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसका क्या है, ये अगर बात की जाए प्रौढ़ शिक्षा भी तो विस्तार शिक्षा का एक अंग है। कैसे कि अगर आप बताइए सभी शिक्षित होंगे, प्रौढ़ शिक्षा क्या है कि सभी क्या है मतलब आप कह सकते हैं, तो ये समाज के लिए आप कह सकते हैं राष्ट्र के उन्नति के लिए प्रौढ़ शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर सभी शिक्षित होंगे, सभी क्या है बेरोजगार नहीं रहेंगे, सभी युवा मतलब क्या है रोजगार मतलब किए रहेंगे, रोजगार वाले रहेंगे, सभी को रोजगार मिला रहेगा, तो जो क्या मतलब सभी लोग संपन्न रहेंगे ना, और जब सब संपन्न होंगे तो क्या है अपना राष्ट्र भी संपन्न होगा। तो ये हम लोगों ने क्या समझा, मतलब एक नॉर्मल समझने के लिए, ये भी कोई किसी से मतलब अगर आप प्रौढ़ शिक्षा दे रहे हैं तो कोई आप किसी पे दबाव नहीं डाल सकते। आपकी इच्छा हो तो आप लीजिए, ग्रहण करिए, शिक्षा लीजिए, वरना आप मत लीजिए। ये सब ऐसी शिक्षा होती है। ये किन लोगों के लिए होती है कि ऐसे युवा जो क्या है, जो अपना जीवन यापन करने में सक्षम नहीं है, उनको ज्ञान देना, उनको क्या है कह सकते हैं कि उनको ज्ञान देना, उनको उस लायक बनाना कि वो अपना जीवन यापन, जीवन जीने का तरीका वो बेहतर तरीके से जीवन को जी सके, इसलिए प्रौढ़ शिक्षा दी जाती है। अच्छा, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो प्रौढ़ शिक्षा जो है ये कह सकते हैं कि जो विद्यालय जो नहीं गए हैं या किसी कारणवश कोई भी बहुत सी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आती हैं, किसी के पास पैसे नहीं, किसी की मतलब आर्थिक स्थिति एकाएक खराब हो जाती है, किसी के घर में मान लीजिए कोई एक्सपायर हो गया या मतलब जो मतलब उनका क्या है खर्च उठाने वाला मेन है वही अगर मतलब आप कह सकते हैं कोई किसी कारणवश वो चला गया, तो ऐसी कारणवश अगर किसी कारणवश पढ़ाई छूट जाती है, वो अगर उनको ज्ञान ही नहीं रहेगा तो वो अपने जीवन में करेंगे क्या, तो ऐसे लोगों को प्रौढ़ शिक्षा जो है वो दी जाती है। चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं एडल्ट एजुकेशन की। एडल्ट एजुकेशन यानी प्रौढ़ शिक्षा। तो प्रौढ़ शिक्षा हमने क्या कहा कि ये क्या है, विस्तार शिक्षा का एक अंग है। क्या है कि विस्तार शिक्षा का अंग प्रौढ़ शिक्षा है। विस्तार शिक्षा का अंग क्या है, प्रौढ़ शिक्षा है। इसकी आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा जो है वो कितनी है, तो 15 से 35 है। इसकी आयु सीमा कितनी है, 15 से 35 है किसकी, प्रौढ़ शिक्षा की। और क्या है कि इसके लिए 15 से 35 वर्ष के लिए ये होती है, किसके लिए, 15 से 35 के लिए ये प्रौढ़ शिक्षा होती है। इसी को किस नाम से जानते हैं प्रौढ़ शिक्षा को, उपचारी शिक्षा। क्या कहते हैं, उपचारी शिक्षा कहते हैं। क्योंकि गांव में इस एज ग्रुप के, अगर गांव में इस एज ग्रुप में जो समस्या आ रही है उसको दूर किया जा सके, उनका निवारण किया जा सके, उनको समझा जा सके कि उनको दिक्कतें क्या है ना। और ये इतनी मतलब आप कह सकते हैं इस एज में अगर इस एज ग्रुप के लोग क्या है वो शिक्षित हो जाए ना, तो आप मतलब आप समझ सकते हैं कि काफी सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि 35 वर्ष के बाद किसी में सीखने की वो सब मतलब ना उतनी सामर्थ्य रह जाती है, ना उतनी शक्ति रह जाती है, ना आप कह सकते हैं धीरे धीरे क्या है हेल्थ भी जो है वो डाउन होने लगती है। तो आप अगर बात करेंगे तो प्रौढ़ शिक्षा इसीलिए क्या कहा गया है, उपचारी शिक्षा। क्या कहा गया है, उपचारी शिक्षा। इसकी क्या होता है, क्योंकि गांव में इस एज के ग्रुप मतलब इस एज ग्रुप के लोग क्या है कि शिक्षा कहते हैं, क्योंकि
गांव में इस एज ग्रुप में जो समस्या आ रही है उसको, जो समस्या आ रही है उनको क्या है, जो समस्या आ रही है उनका मतलब आप कह सकते हैं उनका निवारण किया जाए और उनको अर्थोपार्जन मतलब उनका निवारण किया जाए और किसमें, अर्थोपार्जन को बढ़ाया जाए। किसको, तो अर्थोपार्जन को बढ़ाया जाए ताकि क्या है वो अन्य काम कर सके। हमने यही समझा कि प्रौढ़ शिक्षा है, विस्तार शिक्षा का अंग है, आयु सीमा 15 से 35 है, उपचारिक शिक्षा कहते हैं क्योंकि गांव में इस एज ग्रुप में जो समस्याएं आ रही हैं उनका निवारण किया जाए और अर्थोपार्जन को क्या किया जाए कि बढ़ाया जाए ना। इसके आप कह सकते हैं ताकि वो क्या है अन्य काम कर सके। अगर इसकी प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका मुख्य अगर बात की जाए मेन क्या है तो साक्षरता को बढ़ाना ना, उसके बाद सारी बातें आती हैं। साक्षरता को बढ़ाना, प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या है, साक्षरता को बढ़ाना। तो प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या है, साक्षरता को बढ़ाना। अच्छा, साक्षरता के 3 आयाम हैं। साक्षरता की बात की जाए तो इसके 3 आयाम हैं। कौन कौन से 3 आयाम, वो कौन कौन से हैं? एक क्या है, व्यक्ति को क्या आना चाहिए कि पढ़ना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। दूसरा क्या है, लिखना आना चाहिए ना, लिखना आना चाहिए। तीसरा क्या है, अंकगणितीय ज्ञान हो, अंकगणितीय ज्ञान हो, यानी आप कह सकते हैं गणना आनी चाहिए। तो हमने क्या समझा कि प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये साक्षरता को बढ़ाना। इसके 3 आयाम हैं, इसके साक्षरता के 3 आयाम हैं। एक पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और अंकगणितीय ज्ञान होना चाहिए, यानी गणना करनी आनी चाहिए। ये 3 आयाम होते हैं, इसको आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं कि आगे कि व्यक्ति को और क्या होना चाहिए, इतना हम लोगों ने समझा। ये क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रौढ़ शिक्षा को किस नाम से जानते हैं, ये भी हम लोगों ने जाना, तो इसे उपचारिक शिक्षा कहते हैं, उपचारिक शिक्षा कहते हैं ना। तो ये क्या है, प्रौढ़ शिक्षा को गवर्नमेंट के ना एक कार्यक्रम द्वारा लाया गया था। किसके, प्रौढ़ शिक्षा को किसके, तो गवर्नमेंट के एक कार्यक्रम द्वारा लाया गया था। प्रौढ़ शिक्षा को किसके, गवर्नमेंट के एक कार्यक्रम द्वारा लाया गया था। इसकी शुरुआत कब की गई, तो 2 अक्टूबर कब, 1978 को हुआ, को की गई। इसका उद्देश्य था कि इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो उद्देश्य क्या था उस टाइम, क्या था कि 15 से 35 आयु वर्ग के कितने, 10 करोड़, आयु वर्ग के 10 करोड़ लोगों को साक्षर बनाना, लोगों को साक्षर बनाना। चलिए एक बार समझते हैं कि मेन इसका पॉइंट अगर बात करें तो प्रौढ़ शिक्षा वगैरह क्या है, इसकी एज मेन याद रखिएगा 15 से 35 ना। उद्देश्य क्या था, साक्षरता को बढ़ाना था। ठीक है, साक्षरता के कितने आयाम, 3 आयाम, पढ़ना, लिखना और अंकगणितीय ज्ञान, 3 ये चीज हो गए। इसको किस नाम से जानते हैं, उपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। प्रौढ़ शिक्षा को गवर्नमेंट के एक कार्यक्रम द्वारा लाया गया था और ये जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1978 को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और इसका जो उद्देश्य है वो 15 से 35 आयु वर्ग के कितने, 10 करोड़ लोगों को क्या करना था कि साक्षर बनाना था ना। अब आगे देखते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा को क्या कहते हैं, कि हमने क्या समझा कि जो ये प्रौढ़ शिक्षा है इसको उपचारिक शिक्षा कहते हैं, उपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचारिक शिक्षा कहते हैं। अगर बात की जाए तो इसे
क्रियात्मक शिक्षा भी कहते हैं ना। किस आयु वर्ग के लोगों को? 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों को, के लोगों के लिए क्या होती है कि बेस्ट होती है। इसमें क्या होती है? सीखने की क्षमता जो होती है वो ज्यादा होती है। कितने आयु वर्ग के? तो 15 से 35 आयु वर्ग के। कौन सी? औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं, क्रियात्मक शिक्षा भी इसे कहते हैं ना। अच्छा, इसी में बात कर ली जाए एक बार फिर से, तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1978 को हुई थी। और क्या था कि 15 से 35 आयु वर्ग के करीब कितने करोड़? तो 10 करोड़ लोगों को क्या करना था? साक्षर बनाना था ना। ये हम लोगों ने इतना समझा। इसकी उद्देश्य की बात की जाए तो उद्देश्य क्या है प्रौढ़ शिक्षा का? तो प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है साक्षरता दर को बढ़ाना। उद्देश्य क्या है? साक्षरता दर को बढ़ाना, साक्षरता दर को बढ़ाना। और क्या है कि उनको रोजगार मतलब खुद से करके क्या है वो अपना जीवन यापन कर सके, अपना जीवन जो है वो बेहतर तरीके से जी सके ना। आप कह सकते हैं निर्धनता को दूर करना, निर्धनता को दूर करना। और क्या है? आर्थिक स्थिति, क्या है? आर्थिक स्थिति में सुधार, आर्थिक स्थिति में सुधार ना। फिर समाज की कुरीतियों को क्या करना? कि समाज की कुरीतियों को दूर करना, समाज की कुरीतियों को दूर करना, प्रजातांत्रिक माहौल बना रहे। इसके लिए क्या है? इन सब के लिए मतलब अगर आप प्रौढ़ शिक्षा, सभी प्रौढ़ क्या है कि अगर शिक्षित हो जाएं तो क्या है समाज की कुरीतियां क्या है ये सब चीजें, मतलब अगर सभी क्या है कि शिक्षित हो जाएं तो ये सब चीजें क्या है आधी जो समाज की बुराइयां हैं वो अपने आप क्या है समाप्त हो जाएंगी। तो ये क्या था? ये प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है। और उसके बाद क्या है? प्रौढ़ शिक्षा अब बात करेंगे एक एक, क्यों जरूरी है ना, किसके लिए है ना। और क्या है इसमें क्या मतलब आप कह सकते हैं क्यों जरूरी है, किसके लिए है, तो सारी बातें यहाँ पर हम करेंगे। अगर बात की जाए प्रौढ़ शिक्षा तो क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है क्या? प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा क्यों जरूरी है? तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा क्या है निरक्षर मतलब साक्षरता को बढ़ाता है। यानी आप कह सकते हैं कि निरक्षरता को दूर करने के लिए, किसको दूर करने के लिए? तो निरक्षरता को दूर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा क्या है जरूरी है। कार्य को करने का कौशल बढ़ाया जाए, यानी कार्य करने के कौशल को विकसित करने के लिए ना, निर्धनता को दूर करने के लिए, निर्धनता दूर करने के लिए आप कह सकते हैं कि समाज में जागरूकता लाने के लिए, समाज में जागरूकता लाने के लिए, जिससे लोगों का जीवन क्या हो, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, ये क्या है प्रौढ़ शिक्षा क्यों जरूरी है? निरक्षरता को दूर करने के लिए, कार्य करने के कौशल विकसित करने के लिए, निर्धनता को दूर करने के लिए, समाज में जागरूकता लाने के लिए कि सभी जागरूक हो जाएं। और क्या है वह अगर वो क्या है बेरोजगार नहीं रहेंगे, उनकी निर्धनता दूर रहेगी, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, वो क्या है अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके। इसके लिए क्या है कि प्रौढ़ शिक्षा जरूरी है। और भी बात करें तो इसमें मतलब प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा किसी के व्यवहार में क्या है बदलाव लाया जा सकता है ना, अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। तो सारी चीजें क्या है प्रौढ़ शिक्षा क्यों जरूरी है, इसीलिए। अब आगे बात करते हैं प्रौढ़ शिक्षा किसके लिए है, या बात करेंगे पहले कि प्रौढ़ शिक्षा क्या है। प्रौढ़ शिक्षा क्या है, एक का तो जवाब आपको मिल गया, प्रौढ़ शिक्षा क्यों जरूरी है। अब बात करेंगे क्या कि प्रौढ़ शिक्षा क्या है ना। तो ये देखते हैं प्रौढ़ शिक्षा विद्यालय के बाहर, यानी विद्यालय के बाहर की शिक्षा है, बाहर की शिक्षा है प्रौढ़ शिक्षा, विद्यालय के बाहर की शिक्षा है। और किस आयु वर्ग के? तो 15 से 35 आयु वर्ग वालों के लिए है, वालों के लिए
है। 15 से 35 आयु वर्ग वालों के लिए दुनिया में क्या है, सुविधा के अनुसार, मतलब आप कह सकते हैं कि जो प्रौढ़ शिक्षा है ये व्यक्ति के आवश्यकता को समझकर, किसकी आवश्यकता को समझकर, आवश्यकता को समझकर और क्या समझकर, उसको किस चीज की आवश्यकता है ना, इस चीज को समझेंगे, उसको किस चीज की आवश्यकता, किस चीज की नीड है, हम उसी के बारे में उसको ज्ञान देंगे, उसकी आवश्यकता को समझेंगे, उसकी क्या है सुविधा को समझेंगे। जब वह प्रौढ़ शिक्षा क्या है लेना चाहे, मतलब क्या है जब वो फ्री हो, ऐसा ना हो कि वो क्या है सुबह आप क्या है 7 बजे दे रहे हैं, उसको उस टाइम बहुत काम है, परिवार में बहुत काम है, उस टाइम क्या है वो अपने आप को फ्री नहीं है कि वो आपसे क्या है आपकी बातें सुन सके, समझ सके। तो ये कब दिया जाएगा, आवश्यकता को समझकर, उसको किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज में कब किस टाइम वो फ्री है, उसकी सुविधा को ध्यान में रखकर ये शिक्षा दी जाती है। ये क्या है व्यवहारिक शिक्षा है, शिक्षा है जिससे क्या है कि व्यक्ति अपने व्यवहार में ला सके ना। उसके बाद क्या है, इसको क्या कह सकते हैं, उपयोगी शिक्षा है, जिससे कि वह अपने जीवन में उपयोग कर सके ना। उसके बाद दैनिक जीवन में सुधार लाने की शिक्षा है, ये क्या है, तो दैनिक जीवन में सुधार लाने की शिक्षा है। और क्या होती है इसमें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसमें कह सकते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है कि आप स्वतंत्र होते हैं, जिस टाइम आप फ्री हो उसी टाइम शिक्षा ले ना। तो ये क्या हो गई प्रौढ़ शिक्षा क्या है इसके बारे में। अब बात करेंगे प्रौढ़ शिक्षा कब दी जाती है, प्रौढ़ शिक्षा कब दी जाती है। चलिए इसको देखते हैं। प्रौढ़ शिक्षा जो है तब दी जाती है जब सीखने वाले के पास समय क्या हो, कि समय या इच्छा के अनुसार दी जाती है। कब दी जाती है, तो इसके अनुसार प्रौढ़ शिक्षा दी जाती है। अब हम लोगों ने इतनी चीज समझी, अब क्या देखेंगे, प्रौढ़ शिक्षा के तत्व, प्रौढ़ शिक्षा के तत्व को देखेंगे। प्रौढ़ शिक्षा के तत्व, चलिए देखते हैं कि इसके तत्व क्या है। पहला जो है वो साक्षरता है, पहला साक्षरता। दूसरा क्या है, क्रियात्मकता, तीसरे नंबर पर क्या है, तो तीसरे नंबर पर है चेतना। ये सब क्या है, ये सब प्रौढ़ शिक्षा के तत्व है। साक्षरता क्या है कि साक्षरता के 3 आयाम है, ये इसका तत्व है कि व्यक्ति को प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा क्या है कि मतलब एडल्ट व्यक्ति को क्या है, एडल्ट लोगों को क्या करना, साक्षर बनाना ना। तो ये क्या है साक्षरता, इसके 3 आयाम है। हमने क्या समझा कि पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और गणितीय ज्ञान यानी गणना करनी आनी चाहिए। क्रियात्मकता की बात करेंगे तो दूसरा तत्व ये है, ये व्यक्ति में कार्य कौशल पर बल दिया जाता है, ये दूसरा तत्व है। दूसरा तत्व क्या कहता है, कार्य कौशल पर बल दिया जाता, कार्य कौशल पर बल दिया जाता है, जिससे व्यक्ति के कार्य कौशल में वृद्धि हो सके, कार्य कौशल में वृद्धि हो सके, जिससे व्यक्ति के कार्य कौशल में वृद्धि हो सके और किसमें, उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके, उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके ना। ये क्या हो गया, ये दूसरा तत्व हो गया। बात करेंगे चेतना की, तो ये कैसा तत्व है, ये तीसरा तत्व है। चलिए इसको देखते हैं। तीसरा तत्व है व्यक्ति के में क्या होता है, चेतना जागृत करना। क्या करना, चेतना जागृत करना, चेतना जागृत करना। व्यक्ति को समस्या से क्या है कि जो, अगर आप कह सकते हैं कि व्यक्ति को समस्या से ग्रसित रहकर जीने के बजाय उससे बाहर निकलना ना, निकालने में उसकी हेल्प करना। व्यक्ति को समस्या से ग्रसित रहने के बजाय उससे बाहर निकलने में मदद या समाधान ढूंढने में
समाधान ढूंढने में क्या है कि हेल्प करना, या समाधान ढूंढने की क्या कर सकते हैं कि वो हेल्प, अपना समाधान ढूंढे, वो इस तरीके से उसके अंदर चेतना जागृत करना, ये है। तो उसे क्या है, और भी इसमें अगर बात की जाए तो चेतना के लिए उसे क्या होगा कि उसे अपने अधिकारों का ज्ञान हो, योजनाओं का ज्ञान हो, किसका, तो अधिकारों का ज्ञान हो, अधिकारों का ज्ञान हो, उसको इस तरीके से उसके अंदर चेतना जगाइए कि उसे अपने अधिकारों का ज्ञान हो, और किसका ज्ञान हो, योजनाओं का ज्ञान हो, एवं उसका क्या है, लाभ उठा सके और कुरीतियों से वो बच सके। ये क्या है, ये प्रौढ़ शिक्षा है। उसके बाद हम लोगों को क्या समझना है, ये तो हम लोगों ने प्रौढ़ शिक्षा के तत्व देखे। अब यहीं पर बात करेंगे, 3 तत्व थे ना, एक क्या थी, क्रियात्मकता, दूसरा क्या था, पहला साक्षरता, क्रियात्मकता, तीसरा क्या है कि चेतना। अब बात करेंगे किसके लिए है, किसके लिए प्रौढ़ शिक्षा किसके लिए है, तो ये किसके लिए है, निरक्षर लोगों के लिए, निरक्षर लोगों के लिए ना, निरक्षर लोगों के लिए है। और किसके लिए है, आप कह सकते हैं कि निरक्षर लोगों के लिए है, और जो विद्यालय नहीं गए हो, जो किसी वजह से शिक्षा नहीं पूर्ण कर पाए हो, विद्यालय नहीं गए हो किसी कारण शिक्षा पूर्ण न किए हो ना, या किसी कारण बहुत सी जिम्मेदारियां ऐसी आ गई हो जिसकी वजह से क्या है, वो अपनी शिक्षा को नहीं ले पाए हो, जिसकी वजह से क्या है, ये उनके लिए है। आगे देखते हैं इसमें प्रौढ़ शिक्षा किसके लिए है ना। अब बात करेंगे, बहुत सारे इसमें प्रोग्राम चलाए गए हैं, जो कि हम लोगों ने सारे प्रोग्राम जो है वो देखे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं जो कि गांव के क्षेत्रीय स्तर पर होते हैं, और क्या होते हैं कि आप कह सकते हैं वो, मतलब आप कह सकते हैं वो गांव के क्षेत्रीय स्तर के लिए वो बेहतर होते हैं। तो वो जो प्रोग्राम चलाए गए हैं तो उसके बारे में देखेंगे प्रोग्राम। तो इसमें क्या है कि स्वतंत्रता पूर्व चलाए गए प्रोग्राम, स्वतंत्रता पूर्व चलाए गए प्रोग्राम। दूसरे नंबर पर क्या है कि स्वतंत्रता पूर्व चलाए गए प्रोग्राम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के प्रोग्राम। चलिए इसको देखते हैं एक एक करके कि ये स्वतंत्रता पूर्व जो चलाए गए प्रोग्राम हैं इसको देखेंगे। इसमें क्या है, गुड़गांव प्रोजेक्ट ना, ये कब चलाया गया था, किसने चलाया था, तो एफ.एल. ब्रेयर ना, एफ.एल. ब्रेयर ने कब चलाया, 1920 में। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम जो है वो शांति निकेतन, जिसे श्री निकेतन भी कहते हैं, और ये किसने चलाया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर कब चलाया था, 1921 में ना। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखते हैं, ये क्या है, फिरका विकास योजना। तीसरा क्या है, फिरका विकास योजना। ये क्या चलाया गया, 1946 में। किसने चलाया, मद्रास सरकार ने चलाया। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर देखेंगे स्पेंसर हेंच ने ये चलाया था। उसके बाद कब चलाया गया था, स्पेंसर हेंच ने किसने चलाया, मार्थंडम योजना शुरू की थी ना। क्या है, स्पेंसर हेंच ने कौन सी योजना चलाई, स्पेंसर हेंच ने मार्थंडम योजना, अगर इस तरीके से लिख लीजिए कि मार्थंडम योजना किसने चलाई, तो स्पेंसर हेंच ने चलाई। आगे देखते हैं ये कब शुरू हुई थी, तो 1928 में। नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे सेवाग्राम, ये किसने चलाई थी, महात्मा गांधी। कब, तो इसी समय जब गुड़गांव प्रोजेक्ट था 1920 में। उसके बाद क्या है, इंडियन
विलेज सर्विस कब? 1908 में। किसने चलाई? तो बीएन गुप्ता, बीएन गुप्ता। चलिए एक एक करके इसको समझते हैं, उसके पहले इसको लिख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या है कि नीलो खेड़ी योजना। ये नीलो खेड़ी जो योजना थी ये क्या था कि इसमें मतलब इसी में मजदूर जो है वो क्या थे, मतलब जमीन सिर्फ दिया गया था और वहां पर मतलब जो जमीन थी वो बंजर थी ना। जब क्या हुआ था कि मतलब आप कह सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ लोग बाहर से जो पाकिस्तान से वहां से आए थे तो इनको क्या है कि जो जमीन दी गई थी रहने के लिए शरणार्थियों को आप कह सकते हैं, उनको जो जमीन दी गई थी वो बहुत बंजर थी, तो उन लोगों को खुद करना था। मतलब सरकार क्या है वो बोली कि हम आपको आर्थिक सहायता देंगे, आप खुद कर्म करके आप मेहनत करके उसको क्या है उस लायक बनाइए, उस जमीन को उपजाऊ बनाइए, रहने योग्य बनाइए। तो नीलो खेड़ी योजना क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चली थी। कब? नीलो खेड़ी योजना योजना ये पहला था। और क्या है दूसरा था इटावा प्रोजेक्ट, इटावा प्रोजेक्ट। तीसरे नंबर पर है क्या, इसको एल्बर्ट मेयर ने, एल्बर्ट मेयर ने कब? एल्बर्ट मेयर ने कब चलाया? 1948 में। उसके बाद तीसरे नंबर पर है क्या कि पायलट, मतलब एल्बर्ट मेयर ने सन 1948 में ना, तो ये क्या है इटावा, यहीं पर ये शायद पूरा नाम नहीं, यहाँ पर है इटावा पायलट ना। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट ये क्या है एल्बर्ट मेयर ने 1948 में चलाया। स्वतंत्रता पूर्व चलाए गए ये कौन से थे, यहाँ पर ज्यादा है। गुड़गांव प्रोजेक्ट एफएल ब्रेयर ने चलाया 1920 में। 1920 में इसको भी याद कर लीजिए, सेवाग्राम जो कि महात्मा गांधी ने चलाया था, कब? 1920 में। इंडियन विलेज सर्विस 1908 की बात है। उसके बाद क्या है शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर 1921 में। फिरका विकास योजना 1946 में। मारथंडम योजना स्पेंसर हेंच ने चलाई, ये कब? 1928 में। तो ठीक है, इतना सारा क्या है ये सब योजनाएं चली थी। और पूरी योजना की क्लास जो है जो कि इम्पोर्टेंट है ना, जो संस्थाएं हैं WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को ना, UNO, सारी चीजें जो है ड्वाक्रा, ये सब क्या है इसकी पहले आपको सारी क्लास दे चुके हैं। तो यहाँ पर जितनी योजनाएं थी आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, कब चली है, किसने शुरू की है, क्या इसका उद्देश्य था, सब कुछ आपके सामने बिल्कुल आप लोगों को याद आ रहा होगा अगर आपने क्लास लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।